हेलो दोस्तों। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में जो कॉमन पेपर दिया हुआ है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में बीएससी पेपर के अंदर दिया हुआ है। तो बीएससी पेपर क्या है? इसके अंदर आप लोगों को 3 पेपर चॉइस करने को दिया हुआ था। बीएससी पेपर के अंदर 3 पेपर में 2 पेपर आपको रखना था। पहला पेपर इसका है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया यूएसआई, दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस HNW, और तीसरा था ग्लोबल सिटीजनशिप। कोई दिक्कत? ये 3 पेपर में 2 चुनने को दिया गया। तो मैक्सिमम कॉलेज में जो चॉइस है वो ये 2 सब्जेक्ट का है। अगर कोई स्टूडेंट ग्लोबल सिटीजनशिप भी चुने तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपके यहाँ पढ़ाई होगी। तो बीएससी पेपर जो है सेमेस्टर 1 के लिए, ये सेशन जो है वो 2023 से 2027 है, याद रखना है। ये सेशन है 2023 से 2027 के लिए। तो जो बच्चे 2023 से 2027 के सेशन में हैं, चाहे वो बीए कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं, यानी चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, सारे लोगों के लिए जिनका सेशन 23 से 27 है, ये मॉडल पेपर बहुत काम का है। क्योंकि बहुत लोगों को तो सब्जेक्ट नहीं पता है कि बीएससी पेपर के अंदर आएगा कौन। तो बीएससी जो सब्जेक्ट पेपर है उसके अंदर 3 पेपर है, जिसमें से 2 पेपर सारे कॉलेजेज में दिया गया है। कुछ कॉलेज में हो सकता है कि ग्लोबल सिटीजनशिप दे दिया हो और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया दे दिया हो, हेल्थ एंड वेलनेस मिसिंग हो, बट तीनों में से कोई 2 पेपर आपको पढ़ना है। तो 2 पेपर जब तीनों में से पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया लगभग कॉलेजेज में दिया जाता है। ये पेपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पेपर है वो लगभग कॉलेज में दिया जा रहा है बीएससी के अंदर। तो बीएससी के अंदर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे स्टूडेंट के लिए ये पेपर पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर उनका एडमिशन ग्रेजुएशन में 2023 से 2027 सेशन के लिए हुआ है, उनके लिए पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग इस तरह से 4 मॉडल सेट लेकर आएंगे। चारों का चारों यूट्यूब पे तो फ्री नहीं रहेगा, यूट्यूब पे एक मॉडल सेट फ्री जाएगा, बाकी मेरे एप्लीकेशन में सारे फ्री रहेंगे। मेरे एप्लीकेशन में सारे रहेंगे, उसके लिए चार्ज लगता है। वो जो हमारे यहाँ कोर्स परचेज किया वो उसको ये अवेलेबल मिल जाएगा। तो मेरे एप्लीकेशन में सारा का सारा मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का है, चाहे बीएससी पेपर हो। अभी एसईसी पेपर एक तय हुआ आप लोगों का, एसईसी पेपर, सेक पेपर बोलते हैं। एक होता है एमडीसी पेपर। तो एमडीसी पेपर हो या एसईसी पेपर हो या बीएससी पेपर हो, सारे का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कौन सा एप्लीकेशन? तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। आप लॉगिन करने जब जाएंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, एक ऊपर में लिखा रहेगा व्हाट्सअप और नीचे रहेगा अनदर मेथड। अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, ओटीपी लेके आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद मेरे नंबर पर, ही देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ भी है, आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं आपको कोर्सेस अवेलेबल करवा दूंगा। आसानी से आपके पास कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा अगर आप जुड़ना चाहते तो। बाकी एक या 2 तो फ्री हम यूट्यूब पे दे ही देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो सारे लोगों को पढ़ना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट को, इनका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? पहले ये तो जानना होगा कि जो इस बार एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 1 का, उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कैसे देना है, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का पैटर्न समझा दूँ, हालांकि उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर ये बना हुआ है। ये जो पूरा मॉडल क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर बना हुआ है। फिर भी एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझाना बहुत जरूरी है कि क्या रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 ग्रुप में पूछा जाएगा। कितने ग्रुप होंगे? जी ए का मतलब होता है ग्रुप ए और GB का मतलब होता है ग्रुप B। 2 ग्रुप में पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको अब 3 क्वेश्चन नहीं, इसको लिखिए कंपलसरी ग्रुप। यहाँ पे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब कंपलसरी होगा, बनाना ही पड़ेगा, और इसमें ऑप्शनल रहेगा। आप चाहो तो बना भी सकते हो और चाहो तो स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 पूछा जाएगा, इसके अंदर ABCD करके 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ABCD करके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, सब 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1-1 नंबर का। लेकिन MCQ नहीं रहेगा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन होने का मतलब ये मत सोचेगा कि MCQ रहेगा। MCQ नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा इसका आंसर। जैसे यहाँ देखिए पूछा है फंडामेंटल राइट, तो लिखना पड़ेगा आपको आंसर। कोई दिक्कत है? तो 1 नंबर का रहेगा, बट MCQ नहीं रहेगा, मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। आपको 1-1 नंबर का सब में आंसर लिखना है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के पूछे गए हैं, तो कितना नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? 5 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो 5 नंबर का अकेले पूछेगा, जो बनाना ही एकदम आपको अनिवार्य है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 नंबर का पूछेगा। ये है पहला ग्रुप का, बात समझ आया? इसका मतलब पहला ग्रुप में 3 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर ए के अंदर 1 के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है? ये तीनों कंपलसरी है, आप इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको तीनों बनाना ही पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत है? तीनों का तीनों क्वेश्चन क्या करना होगा? बनाना होगा। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में क्या रहेगा? तो ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना है। तो ये जो ग्रुप बी है इसमें 7 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आंसर केवल 4 का करना है। आंसर 4 का करना है। कोई दिक्कत है? इधर से इधर तो केवल याद रखना है 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कितने का आंसर करना है? 4 का कोई भी आंसर आपको करना है। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। तो अगर 4 का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 60 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स का। इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 मार्क्स हो गया, ये 5 छोटा छोटा मिला के, और 5 मार्क्स ये और 5 मार्क्स ये। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? 15। तो ग्रुप ए में आपको 15 मार्क्स का पूछेगा और ग्रुप बी में 60 मार्क्स का पूछेगा। तो 15 + 60 दैट मीन्स 75 मार्क्स जो आपको एग्जाम लिखना है। टोटल नंबर आपका इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में कितना है? 75 है। 75 नंबर का ही लिखना है। इसीलिए इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 क्रेडिट है। 75 नंबर का मतलब है कि 3 क्रेडिट आपको इसमें मिलेगा, और जिसमें 3 क्रेडिट होगा उसमें इंटरनल नहीं लिखना होता। तो इसका इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में नहीं होगा, बकाना नहीं है। बात समझ गए? इसका इंटरनल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 क्रेडिट है। एक क्रेडिट में 25 नंबर होता है। 25 नंबर का जो एग्जाम होगा तो 1 क्रेडिट होगा। जैसे जो 50 मार्क्स का एग्जाम जिस सब्जेक्ट का होगा ना, तो समझिएगा उसमें 2 क्रेडिट लिया हुआ है। तो जहाँ 2 क्रेडिट लिखा है समझ जाना वो 50 नंबर का ही मेरा होगा। समझ गए? तो इसलिए इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। 75 नंबर का ही टोटल ये सब्जेक्ट है, और 75 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम लिखना है। इसका 75 नंबर का सब्जेक्ट है और 75 नंबर का क्या करना है? एक्सटर्नल एग्जाम लिखना है। पूरा पैटर्न समझ आ गया? अब हम लोग चलते हैं मॉडल सेट की तरफ, क्योंकि अगर ये नहीं समझाएंगे ना तो फंस जाएगा बच्चा, क्योंकि बच्चा को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि पहली बार आए। आधा से अधिक कॉलेज के टीचर को नहीं पता पैटर्न क्या है। तो समस्या ये भी है, बहुत सारे कॉलेज के टीचर उल्टा फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो इस पैटर्न को समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत है? इस चीज़ को समझना है कि क्या पैटर्न है इसका पूरा एग्जाम का, और वो पैटर्न आपको फॉलो करें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 15 नंबर का आपका पार्ट ए से क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। इस पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन है, 7 में से कोई 4 बनाना, 3 आप छोड़ सकते हो, जो भी आपको मन लगता है छोड़ दीजिए। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा तो 60 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। कहीं कोई दिक्कत? तो टोटल 15 और 60 75 नंबर, और ये 75 नंबर का ही आपको एग्जाम लिखना है, इंटरनल नहीं होगा इसमें। ये सब्जेक्ट 100 नंबर का नहीं है, ठीक है। जब हम लोग मेजर पेपर और माइनर पेपर की बात करते हैं तो मेजर और माइनर आपका 100 नंबर का है। मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों पेपर आपका कितने का है? तो 100 में से आपको 25 इंटरनल एग्जाम लिखना होगा जो कॉलेज में होगा, और 75 का एक्सटर्नल होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल सब में 75 का ही होगा। क्लियर? और जो मेजर माइनर उसमें आपको 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम लिखना होगा। तो आपको 2 इंटरनल ही देना पड़ेगा, एक मेजर पेपर का और एक माइनर पेपर का। जो भी आपका मेजर है और जो भी आपका माइनर है, कॉलेज सिर्फ उसी का इंटरनल एग्जाम लेगा। बाकी मेजर और माइनर छोड़ के किसी का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि किसी में आपको 4 क्रेडिट दिया नहीं। ये दोनों मेजर और माइनर जो पेपर है ना, मेजर पेपर और माइनर पेपर, MN कर देते हैं, MJ कर देते हैं। ये 4-4 क्रेडिट का है, 4-4 क्रेडिट है इसमें, इसलिए 100-100 नंबर का है ये लोग। कोई दिक्कत है? सिलेबस में देखेंगे तो 4 क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब होता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट वाइज बांटा जाता है कि अगर इसमें कोई बच्चा मार्क्स लाता है तो उसको कितना क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि हम लोग के पास अब परसेंटेज मेथड नहीं है, अब हम लोग परसेंटेज में अपना रिजल्ट नहीं देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? SGPA देखते हैं। तो SGPA में आपको क्रेडिट ही काम देता है, वहाँ परसेंटेज काम नहीं देता कि 75% नंबर आया, ऐसा नहीं। वहाँ क्रेडिट काम देता है, 7.2 आया कि 8.2 आया। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न था, समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं हम लोग ग्रुप ए। अब क्या बताए थे? ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए क्या लिखा है ग्रुप ए में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर, अच्छा यहाँ हिंदी में ठीक लिखा, उत्तर दें। और आंसर लिखा है तो आंसर ऑल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, कोई चॉइस आपके पास यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन, उसमें लिखा है फर्स्ट में फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो यहाँ तो कहानी लिखा ही है,
वो आप देखेंगे, जो बुक का लैंग्वेज होता है वो लिख दिया है। हम अपने से समझा देते हैं ताकि आपको आसान पड़ जाए इसमें, बाकी तो लिखना तो यही पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, भारत में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो भारत की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या था कि भारत में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना एक रूल्स रेगुलेशन हो, संविधान हो। और भारत का संविधान बनने का परंपरा वहाँ से शुरू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, विशेष अधिकार है। कितने राइट्स हैं? 6 हैं। 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जिसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी बदल नहीं सकता। हमारे संविधान में 2 तरीके के रूल्स लिखे गए हैं। संविधान जो लिखा गया ना, उसमें 2 तरीके से संविधान अभी भी है कि उसमें कुछ ऐसे सेक्शन से कुछ ऐसे चीज़ लिखे गए जिसको सरकार बदल सकती है, और कुछ ऐसे चीज़ लिखे गए जिसको सरकार नहीं बदल सकती। यानी किसी भी सरकार को पावर नहीं दिया गया है उसके साथ छेड़छाड़ करने का। तो जिसमें किसी सरकार को पावर नहीं मिला है किसी उसके साथ छेड़छाड़ करने का, वहीं पे मेरा मौलिक अधिकार भी है। फंडामेंटल राइट वहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई भी देश की सरकार चाह ले कि हम फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर देंगे, असंभव है, इम्पॉसिबल है, चेंज ही नहीं हो सकता। और मेरा फंडामेंटल राइट को कौन मॉनिटर करता है? सुप्रीम कोर्ट। देखो नीचे लिखा होगा, है ना। मेरा फंडामेंटल राइट को कौन मॉनिटर करता है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है मेरे फंडामेंटल राइट को। इसलिए कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो 6 अधिकार है उसके पास, उसको कोई हटा नहीं सकता, सरकार भी हटा नहीं सकती, क्योंकि इसमें कभी भी कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। नन अमेंडमेंट में आता है, इसको बोलते हैं संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी चेंज हो सकता है, बाकी व्यवस्थाएं सरकार चेंज कर सकती है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। कहीं कोई दिक्कत है? बाकी सारा चीज़ चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है चेंज हो रहा है समय पर। देख लीजिए, जीएसटी का कानून बदल गया। कैसे बदल गया? तो सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रावधान था, उसको हटा के जीएसटी डाला गया, चेंज कर दिया गया। तो जो चेंज होने वाला चीज़ है उसको चेंज सरकार कर सकती है, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाले में लिखा हुआ है, तो इसको कभी भी सरकार चेंज नहीं कर सकती। दूसरा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या है? तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, याद रखना, दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला है, किस यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा था। अभी ये अगर देखा जाए वर्तमान समय में, पहले तो भारत में ही था ना, आर्यवर्त में। आर्यवर्त मतलब भारत, हिंदुस्तान में था। लेकिन अब ये पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की तरफ ये विश्वविद्यालय चला गया, जहाँ पे ये तक्षशिला शहर स्थित है, और वहीं पे यूनिवर्सिटी स्थापित है। अभी तो उसी तरह खंडहर हो गया, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल है वैसे ही खंडहर हो गया, कोई यूनिवर्सिटी तो वहाँ है नहीं, लेकिन आज भी इसका लोकेशन वही है। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन पाकिस्तान क्या 1947 के पहले पाकिस्तान था? तो जब ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज से है ना 4000-5000 बीसी पूर्व स्टार्ट हुआ था, तो उस समय में ऐसे स्थिति में बोले, देखो 700 ईसा पूर्व इसकी पहले स्थापना हुई थी। तो जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय वो ये शहर जो पाकिस्तान का रावलपिंडी के बाद 18 मील दूर जो उत्तर की तरफ जा रहा है, वो शहर तो हिंदुस्तानी न था। कोई दिक्कत है? उसी को भारत बोलते थे, तो भारत का ही हिस्सा था। लेकिन अभी जब आज़ादी के बाद हम लोग बंटवारा हुआ तो ये पहुंच गया पाकिस्तान में। वैदिक युग क्या है बताइए? हमारे यहाँ वैदिक युग क्या है? तो बोलता है भारत में जो है ना आर्य समाज आता था, इसलिए इसको आर्यवर्त बोलते हैं। आर्य समाज ही भारत में सबसे पहले आया, इसलिए इसका नाम क्या था? आर्यवर्त। इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। अच्छा एक बात बताइए, लोग बोलते हैं कि राम भगवान जो है अयोध्या से, यानी उत्तर प्रदेश से, अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या है या नहीं, और श्रीलंका इधर एकदम दक्षिण की तरफ नीचे, उत्तर प्रदेश बीच में है अगर भारत के नक्शे को देखेंगे, और श्रीलंका सबसे नीचे, तमिलनाडु के बाद उधर समुद्र को पार करते हुए यहाँ श्रीलंका है। इतना दूर का सफ़र पूरा किए, बहुत सारा चीज़ बीच में हम लोग पढ़ने को मिलता है, अलग अलग पर्वत मिला, कुछ मिला, वो सब अभी भी जिंदा है। तो आपको कैसे मालूम कि यही पर्वत उस समय का ये पर्वत रहा होगा? कोई आदमी है उस ज़माने का जिंदा जो बता सकता है ना ना यही जगह है, अयोध्या यही है, इसी को उस समय अयोध्या बोलते थे? कोई आदमी बता सकता है अभी के समय में प्रूव करके? 700 साल पहले का जिंदा होगा वो, 1000 साल पहले का, तो कैसे मालूम कि यही जगह पे वो होता होगा? लोग कैसे मालूम कर लेते हैं बताइए? कैसे पता चल गया एक अयोध्या में यहीं पे राम भगवान जन्मे थे? यही किष्किंधा पर्वत है जहाँ सुग्रीव रहता था। और ये जो फूल है, अब हम बताइए, जब आप तमिलनाडु जाइएगा तो तमिलनाडु मतलब रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक एक पुल दिखाई देता है। पुल दिखाई नहीं देता है, अंदर चला गया पूरा, मतलब समुद्र के अंदर चला गया वो पुल। उस समय तो पुल ऊपर रहा होगा, बाद में समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता चला गया तो पुल नीचे चला गया और समुद्र का पानी ऊपर आ गया। तो पुल अभी भी दिखता है, अभी भी दिखता है। आप अगर अंदर जाके चेक करेंगे
जो गोताखोर लोग हो तो अंदर जाता है डेप्थ में, तो अभी भी उसको पुल का लगता है कि वहाँ लाइन, या तो सैटेलाइट तस्वीर जो आती है उसमें लिखता है कि लाइन लगा, वैसे ही लाइन का दिखता है कि यहाँ से मतलब तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक एक लाइन टाइप का बिछा हुआ है, कुछ तो है। तो लोगों को लगता है कि जो लाइन टाइप का बिछा है हो सकता है वो पुल ही होगा, है नहीं। अब 700 साल बाद क्या होगा भाई, पानी उसमें है, पत्थर वहीं लगा हुआ है, अब पानी का स्तर बढ़ता चला गया, नीचे चला गया, तो आज भी वो राम सेतु जिंदा है। लेकिन ऐसे आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि वही वाला राम सेतु है, तो कैसे बताएंगे? तो याद रखिएगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ की जानकारी हम लोगों को मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक, अगर उस समय कोई साहित्य लिखा होगा, कुछ लिख दिया होगा, तो उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, हाँ या नहीं, या फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे से। अब बताइए कृष्ण भगवान की द्वापर नगरी कहाँ है? पढ़ते हैं ना, द्वापर नगरी अभी कहाँ है? समुद्र में है। वो गुजरात में नहीं है, गुजरात के ही एरिया में है, लेकिन समुद्र में मिल चुका है द्वापर। जो उनका पूरा था, जो हम लोग पढ़ते थे कि वृंदावन है, गोदावरी, वो तो सीख से समझ में आ रहा है, वृंदावन ये है, मथुरा ये है, लेकिन द्वापर नगरी जहाँ के वो राजा थे वो कहाँ चला गया? वो समुद्र में चला गया। तो लोग कैसे मानते हैं कि यहीं पे द्वापर होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे के जरिए, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले सब संस्कृति कब डेवलप हुई थी, कल्चर, भारत में सबसे पहला कल्चर कौन सा डेवलप हुआ है? हड़प्पा संस्कृति है। तो हड़प्पा संस्कृति कैसे पता चलता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, तो कैसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप होता है, पाकिस्तान में हड़प्पा शहर है और वहीं पे डेवलप किया गया था? तो कैसे मानता है कि दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन यहीं पे आएगा? और जिस समय का ये सिविलाइजेशन है, जिस समय संस्कृति डेवलप हुई थी, उस समय लोग क्या खेती करते थे, क्या बिजनेस करते थे? बहुत सारा सवाल आता है। उस समय लोग कैसे अर्निंग करते होंगे? तो पता चलता है कि खेती करने के पत्थर के औजार, वहाँ से जब खुदाई हुआ, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, खुदाई हुआ, पूरा अंदर तक जांच किया, सब खुदाई करके चेक किया, तो देखता है कि पत्थर मिलता है आपको, वो भी नुकीला पत्थर, औजार टाइप का मिल रहा है। तो उम्मीद करता है लोग कि उस समय तो लोहा नहीं था कि हल बैल चला सके, लेकिन पत्थर से खेती करता होगा लोग। मूर्तियाँ मिल गया, बहुत सारा मूर्ति मिला, तो लोग उम्मीद कर लेता है सर्वे के जरिए कि अगर मूर्ति मिल रहा है इसका मतलब मूर्ति पूजा उसमें होती थी। बात समझ गए? तो ये चीज़ है कि हम लोग दो ही तरीके से इतिहास को समझ सकते हैं, एक किसी ने उस जमाने में कुछ लिखा होगा, और नहीं तो दूसरा क्या है, सर्वे के जरिए। जाओ जमीन के नीचे खुदाई करो, कुछ तो मिल जाएगा। जैसे मान लिया हमारा घर है, हम अपने घर के नीचे खुदाई कर रहे हैं, देख रहे खूब कोयला निकल रहा है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि बहुत साल पहले यहाँ जंगल रहा होगा, है तभी कोयला निकल रहा है। या मान लीजिए अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ बहुत भयानक तरीके से, ठीक है, भूकंप आया होगा, और सारा जंगल तो पहले से था ही, पलट गया होगा, जंगल नीचे चला गया, फिर जंगल बढ़ गया, और जो नीचे चला गया वो लकड़ी पूरा कोयला बन गया। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ऐसा कोयला कैसे निकल जाएगा? कुछ तो होगा, आखिर कोयला नीचे धरती से कैसे निकल गया? इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा बहुत बड़ा सालों पहले ऐसा हुआ होगा कि पलटा होगा, या बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया हो, जबरदस्त भूकंप आया होगा और समा गया होगा सब नीचे, पेड़ पौधा, और वो नीचे ही रह गया, और वो धीरे 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 क्या किया, कोयला का रूप ले लिया, ठोस हो गया, कुछ तो ऐसा होगा। तो यही चीज़ याद रखना है कि वैदिक एज क्या है। तो वैदिक एज एक ऐसा युग है जिस समय वेद लिखे गए थे। फिर से सुनिएगा, वैदिक युग ऐसा युग है जिसमें वेद लिखे गए थे। कितने वेद हैं? 4। वो चारों वेद ही हमको बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी, हम कैसे डेवलप किए गए। क्या आज से पहले एक समान जमाने में गाने का काम होता था? तो याद रखिएगा वेदों में सारी चर्चाएं दी गई, सारा कुछ वेद में लिखा हुआ है, ए टू जेड चीज, शिक्षा से लेके योग तक, व्यायाम तक, राजनीति तक, सब कुछ वेद में लिखा हुआ है। और वेद के जरिए ही, अच्छा इस दुनिया में ग्रामर शब्द का इस्तेमाल कहाँ से हुआ? व्याकरण जो पढ़ते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश, बताइए, इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंग्लिश तो हम लोगों का नहीं, हिंदी ग्रामर कहाँ से आ गया? कैसे आप बोलते हैं, किसको अलंकार बोलते हैं? ये मुहावरा है, ये पर्यायवाची कहाँ से आया बताइए? राम जाति है नहीं बोलते आप, राम जाता है बोलते हैं, कहाँ से ये वर्ड कैसे आया होगा पहली बार? कैसे मालूम कि राम जाता है कि जाती है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब वेद से आया है। बात समझ गए? और वेदों में लिखे हुए सारी बात। अब वेद सबके समझ में आएगा नहीं, तो वेद को लिखने वाले फिर बाद में अष्टाध्यायी लिख दिए। अष्टाध्यायी मतलब ग्रामर, व्याकरण, 8 अध्याय लिखा गया था, इसलिए उसका नाम है अष्टाध्यायी। और अभी हमारे देश में एक ऐसे साधु संत है, उस अष्टाध्यायी को जो 8 अध्याय में लिखा था, उसको उससे और आसान भाषा में लिख के चले गए, और आँख ही नहीं इनका, बिना आँख का, अरे आदमी लिख दिया पूरा अष्टाध्यायी को। तो ये सारे श्लोक लिखे जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा आता है ना,
चमत्कारी व्यक्ति जो इसको लिख के चला जाता है और हम उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग चल रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, वैदिक एज क्या हो, तो है तो ऐसा युग जिसमें क्या लिखा गया था, वेद लिखा गया था। देखो अगला हम बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता क्या है। देखो क्या लिखा है, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कोलॉजिकल स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी में मिलता है सब। सिंधु घाटी को इस शहर के नाम से ही जाना जाता है, सिंधु घाटी वहाँ पे है उस शहर के नाम से, और के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है। और भारत में सबसे पहले जो सभ्यता खोजी गई थी कौन सा, हड़प्पा सभ्यता था। 6-7 सभ्यता ही डेवलप की गई थी शुरुआत में, कि लोग रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, रहन सहन कैसा होता है। तो सबसे पहला सिविलाइजेशन भारत के अंदर जो खोजा गया था उसका क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप लोग 9-10-8 में पढ़ते आए होंगे। संविधान क्या है, तो किसी देश को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या लिखा है, कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत, जैसे भारत का संविधान। आगे क्या लिखा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हो चुका है, मालूम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा पूछ रहा है, बोला बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो बताइए सबसे पुराना धर्म कौन है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है या इस्लाम है। सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, जिसको हम लोग पहले बोलते थे सनातन। क्या बोलते थे, सनातन। सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन धर्म से 2 धर्म निकला है, बौद्ध और जैन। कोई दिक्कत है, बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही पार्ट है, हिंदू धर्म के ही, बौद्ध वाले हिंदू अपने आप को मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले हिंदू ही हैं। बस यही है कि इनका संप्रदाय अलग हो गया, धर्म अलग हो गया। गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, अब बोले भाई मार काट नहीं करना। बौद्ध धर्म वाले मारपीट पर विश्वास नहीं करता, वो हाथ जोड़ देगा। हाँ, वो शांति पर विश्वास करता है। महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट पर कि एक तमाचा पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। बौद्ध धर्म यही पर विश्वास करता है, वो मार काट पर विश्वास ही नहीं करता। ठीक है, तो हिंदू धर्म में ही, हिंदू धर्म में जब आपस में मारपीट होने लगा लोगों में, तो उसमें एक संप्रदाय ऐसा हुआ जो बोला हम मारपीट नहीं करेंगे। वो कौन संप्रदाय लगा लिया, बौद्ध को मान लिया। जैन भी मारपीट नहीं करता है। जैन भी, बौद्ध और जैन में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। बौद्ध एकदम ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये स्पिरिचुअल होता है, वो भगवान के लीन या साधना में लीन होता है। जैन जबकि बिजनेस उजनेस में थोड़ा ज़्यादा। जैन में भी 2 तरह का हो गए, महावीर जैन के अलग हैं और एक तीर्थंकर वाले अलग हैं, 2 जैन वाले हैं। तो जैन में भी 2 संप्रदाय हैं। ठीक है, तो संप्रदाय मतलब है कि कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग, और कुछ नहीं। सबका लेकिन भगवान है ही। हम लोग जैसे भगवान मानते हैं राम, तो राम को ये लोग भी भगवान मानते हैं, ये लोग भी भगवान मानते हैं, और हम लोग भी भगवान मानते हैं। राम सबके भगवान है, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि नहीं नहीं हम ये कॉन्सेप्ट मानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इस्लाम धर्म एक अलग धर्म है, जो कहाँ से निकला है, यहूदी धर्म से निकला है। यहूदी धर्म समझते हैं ना, इस दुनिया का 2 ही पुराना धर्म है, एक यहूदी धर्म है, दूसरा सनातन धर्म है। बाकी कोई धर्म इस दुनिया में नहीं था। यहूदी धर्म से 3 धर्म निकला, एक तो यहूदी है, एक आपका क्रिश्चियन है, और एक इस्लाम है। जो क्रिश्चियन धर्म निकला है वो किससे निकला है, यहूदी धर्म से निकला है। और इसी से निकला है इस्लाम धर्म, और यहूदी रह गया। इसीलिए इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जो सिर्फ यहूदी वाला कंट्री है, बाकी में यहूदी बहुत कम है। अकेला देश है इजराइल यहूदी वाला। और इजराइल में झगड़ा 3 देशों का होता है, 3 धर्म का होता है। कौन कौन धर्म का अभी तो बता दिए। इजराइल में एक शहर है, ठीक है, उस शहर में एक मस्जिद बना हुआ है, और उसी को लेके मारपीट होता है। और उस मस्जिद को या उस शहर को, उस जगह को यहूदी लोग बोलता है कि मेरा तीर्थ स्थान है। ये बात समझ गए, ये क्या है, मेरा तीर्थ स्थान है। क्योंकि हमारे यहूदी के सबसे बड़े जो गुरु रहे हैं वो यहीं से शिक्षा दीक्षा लिए हैं। अब सवाल है कि जब उसी जगह से ये तीनों धर्म निकला होगा, तो क्रिश्चियन वाला बोलता है कि मेरा भी वहीं है। हमारे जो ईसा मसीह वहीं पे लटके थे भैया, उनको वो वहाँ अध्ययन किए थे, लटके वहाँ नहीं थे, वहाँ अध्ययन किए थे, बहुत दिन रह के वहाँ स्पिरिचुअल चीज़ सीखे और अध्ययन किए, इसलिए उसका भी पवित्र स्थान वही है। और उसके बाद उसको अलबक्सा बोलते हैं। अलबक्सा वो जगह का नाम है जहाँ पे ये विवाद होता है। और इस्लाम धर्म के भी जो
सुप्रीम हैं, जो मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करने वाले पीर पैगंबर मोहम्मद हैं, वो भी यहाँ पे बहुत दिन तक रहे और धर्म प्रचार किए, ऐसा माना जाता है। तो तीनों लोग लड़ता है कि ये जो अलबक्सा का एरिया है वो मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो लड़ाई खाली यहूदी और इस्लाम में नहीं होता है। अभी तो इजराइल का जो फिलीपींस का चल रहा है वो यहूदी और इस्लाम में चल रहा है। यहूदी है इजराइल का एरिया, अब फिलीपींस इस्लाम है, इसमें क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन भी उसमें बहुत सारा देश ऐसा है जो अटैक करता था इजराइल के ऊपर कि हमको ये जगह लेना है, इसलिए तीनों लड़ते रहता है। तो बात समझ में आया? बाकी धर्मों का अलग अलग है, ये सारे धर्म इस तरह से निकले गए, तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा आपको। भारत के अंदर पूछ रहा था, तो भारत के अंदर तीनों धर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस समाज सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म निकला, सनातन से ही जैन धर्म निकला, लेकिन इस्लाम धर्म सनातन से निकला हुआ नहीं है, वो धर्म निकला है यहूदी धर्म से अलग होकर इस्लाम धर्म निकला है। कहीं कोई दिक्कत है? याद रखना है इस चीज़ को। लेकिन बताइए, जब ये सबसे पुराना धर्म ये दोनों है, यहूदी और सनातन, लेकिन ये फैला नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। यहूदी धर्म और सनातन धर्म फैला ही नहीं है, ये लोग का कॉन्सेप्ट है कि हम फैलेंगे नहीं है, हम उसी को अपने में मिलाएंगे जो मेरे धर्म को मानेगा। इसलिए यहूदी धर्म फैला नहीं है, अपने जगह पे सीमित होता रहेगा। आज भी आप अगर चाहेंगे ना यहूदी हम बनना चाहेंगे तो नहीं बनने देगा। सनातन धर्म भी फैला नहीं। सनातन धर्म ये है कि अगर चाहोगे तुम तो आ सकते हो, लेकिन हम तुमको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। लेकिन क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म ऐसा था जो दुनिया में तेजी से फैलता गया। सबसे ज़्यादा फैलने वाला धर्म कौन था? क्रिश्चियन था। गजब फैलता चला गया। ये क्या किया ना, अलग तरीका लगाया, एकदम सॉफ्ट टारगेट लिया और फैलता चला गया पूरी दुनिया में। और जब ये पूरा फैलने लगा ना, तब तक इस्लाम नहीं फैल रहा था, तब तक इस्लाम अपनी जगह पे ठीक था। लेकिन जब ये फैलने लगा पूरा, तब इस्लाम धर्म को लगा यार वो फैल रहा है तो हम भी कोई भी फैलना चाहिए, हम भी धर्म प्रचार करेंगे। तो अलग अलग जगह पे इस्लाम अपने धर्म गुरुओं को भेज भेज के इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगा कि भैया तुम इस्लाम धर्म अपनाओ। क्योंकि जब तक गुरु नहीं जाएगा, जब तक कोई व्यक्ति जाकर लोगों को समझाएगा नहीं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तब तक लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। तो फिर दुनिया में है ना लोग निकला, और इसी कारण से इस्लाम धर्म का प्रचार इस तरह से होने लगा। और उसके बाद भारत पर आक्रमण हुआ, किसका किसका बताइए? बाबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब का। उसके बाद जितना मुस्लिम शासक था वो धीरे धीरे दुनिया में आक्रमण करने लगा और अपना धर्म का प्रचार क्या करना शुरू कर दिया। बात समझ गए? तो खैर कहानी अभी इतिहास है, समझना जरूरी था, समझा दिया। पढ़ सकते हैं इसको। देखिए ये दिगंबर वाले दो हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, दो है। एक अच्छा, ये लोग का जो प्रार्थना स्थल है उसको क्या बोलते हैं? जिनालय बोलते हैं, जिसको मंदिर कहते हैं। तो ये लोग भी मंदिर ही बनाता है, ऐसा नहीं जैन धर्म वाला अलग बनाता है। जैसे हम लोग यहाँ दो है, ये इस्लाम धर्म को मस्जिद बोलते हैं, जहाँ प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पूजा करता है लोग, मस्जिद होता है, हम लोग उसको मंदिर बोलते हैं। जैन धर्म वाले इसको जिनालय या मंदिर भी कहता है, ठीक है। जैन धर्म का मंदिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ जैन धर्म का मंदिर है, याद रखना इस चीज़ को। पूरा इस्लाम धर्म का हो गया। अब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं के बारे में लिखें, कौन कौन लोग भारत में। तीसरा क्वेश्चन है, पार्ट ए का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से नेता लड़े हुए थे? तो 3-4 नेता के बारे में बता देना। पहला गांधी जी है, पढ़ सकते हैं। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और मरे कब? 30 जनवरी 1948 में। चलिए पूरा कहानी। दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सुभाष चंद्र बोस पढ़ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है? अरे आपको अगर कोई और आता है तो फिर लिख दीजिए। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है देश के, तो आप यहाँ पे बिरसा मुंडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं के बारे में लिखे। तो बिरसा मुंडा भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई झारखंड स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। समझ गए? झारखंड से बिहार 2000 में अलग हुआ, तो 2000 में थोड़ी बिरसा मुंडा लड़ रहे थे झारखंड अलग करने के लिए। वो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों का जो राज था ना, वो खास करके जंगली एरिया में ज़्यादा था। क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए जंगली एरिया में वो लोग ज़्यादा फैला, और उसके कारण जंगलों में, जंगल पर कब्जा, चूँकि जल जंगल जमीन आदिवासियों का सबसे मूल धर्म होता है, सबसे मूल प्रार्थना होता है। सबसे पहले समझो कि वो जल जंगल जमीन को अगर छूने जाओगे तो वो सत्यानाश कर देगा। उसको सबसे मेन मानता है, उसके पूर्वजों से मानता आया है कि ये हमारे लिए सब कुछ है। और इसीलिए आदिवासी जितना विद्रोह हुआ था सब जल जंगल जमीन के कारण। तब तक अंग्रेजों से ये लोग कभी नहीं लड़े जब तक अंग्रेज बाहर शासन कर रहा था। लेकिन जैसे ही लोग का जंगल लूटना शुरू कर दिया, इसको का ज़मीन लूटना शुरू कर दिया, ये लोग विद्रोह शुरू कर दिया। और फिर हमारे झारखंड में एक से एक नायक है, सिद्धू कानू है, उसके बाद बिरसा मुंडा है, उसके अलावा और भी हैं, जतरा भगत है,
ठीक है, नीलांबर पीतांबर हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग निकले और धीरे 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 आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। तो ये 3 नेताओं के बारे में आपको लिखना है, तो ये तो पढ़ के लिखा जा सकता है ना। अब देखिए ग्रुप बी है, क्या लिखा है ग्रुप बी में, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको ग्रुप बी में कोई 4 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन हम लोग 7 का 7 पढ़ेंगे। हम लोग क्या करना है, 7 का 7 पढ़ेंगे। भले आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन आप 7 का 7 इसमें पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो इसको अगले क्लास में देखा जाए। और देखिए यहाँ पे लिखा है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का नाम, अभी बता दिए ना कि झारखंड के कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दिए। और वैसे स्वतंत्रता सेनानी में बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दोनों डेंजरस आदमी था, ठीक है, अंग्रेज का दांत खट्टा करने वाला बिरसा मुंडा और तिलका मांझी। कहीं कोई दिक्कत है? उससे सबसे ज़्यादा डेंजर ये था तिलका मांझी, ये बहुत खतरनाक तरीके से बदमाशी किया था। और ये बिरसा मुंडा भी कम तिगड़म तिगड़म नहीं लगाए। ये लोग जाकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज के शासन में जहाँ अंग्रेज का पूरा कमांडर रहता था, वहीं जाके उसके पुलिस में भर्ती होकर सब कुछ सीख लिया और आके फिर विद्रोह कर दिया। तो ट्रेनिंग किसके यहाँ से लिया? उसी से, सब कुछ उसी से लिया। और उसके बाद क्या किया? विरोध कर दिया। बात समझ गए? तो इन लोगों में गुरिल्ला युद्ध एक होता है, बहुत खतरनाक होता है गुरिल्ला युद्ध, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला की तरह छिप छिप के मारना। तो वैसे छिप छिप के मार रहा था, बाद में पकड़ा गया कि यही हमारे सेना में घुस के हमारे सेना के लोगों को मार रहा है। समय मिलते हुए मार देता था कि भैया यहीं से मारना शुरू करो। ये वही हो गया कि दुश्मन के घर में नौकरी करो और धीरे धीरे दुश्मन को ख़त्म करते चले जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट था गुरिल्ला युद्ध का, जो ये लोग लगा रहे थे। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।